जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग केओस टॉमस्टोन की पहली 3 पेंटिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे एक अननोन ईमेल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि अगर उसे इन 3 पेंटिंग्स को जल्द से जल्द मास्टर करना है तो उसे ब्लड फ्लो टेक्निक को मास्टर करना होगा, जिसे कि उसके सीनियर लियान लुओ ने बनाया है। पर फेंग के पास उस टेक्निक को बाय करने के लिए पॉइंट्स नहीं थे, इसीलिए बोबाता और वो मिलकर जहाँ पर सीनियर लियान लुओ ने कल्टीवेशन की थी उसी जगह पर जाकर उनके लिखे हुए नोट्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर बोबाता को उनके लिखे हुए काफी सारे नोट्स मिल गए थे। अब आगे ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर वाता अपने आसपास लिखे हुए सारे के सारे नोट्स को इकट्ठा करते हुए लुओ फेंग के सामने ले आती है और उसे बताती है कि इन सभी नोट्स की हैंडराइटिंग 72% मिलती जुलती है। तो अब फेंग उन सभी नोट्स को देखकर अच्छे से रीड करते हुए अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए कहता है किसी की हैंडराइटिंग इतनी जल्दी नहीं बदलती। और फिर फेंग पूरा फोकस करते हुए उन केओस टॉमस्टोन की पेंटिंग्स और इन नोट्स को आपस में मिलाने लगता है। अपने ही माइंड में वो जब बार बार इन दोनों चीजों को देखता है तो उन्हें देखते हुए उसे समझ आ चुका था, इसलिए वो कहता है मैं समझ गया। स्ट्रोक्स में चेंजेस का मतलब है कि सीनियर लियान लुओ ने बहुत ही तेजी के साथ केओस टॉमस्टोन को समझ लिया था। उनकी राइटिंग और पेंटिंग से ये साफ नजर आ रहा है। इसमें बने हुए हर एक रेन ड्रॉप को लियान लुओ स्ट्रोक से दिखाया गया है। अगर 9 यूनिवर्स केओस टॉमस्टोन ओरिजिनल लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है तो सीनियर लियान लुओ के लिखे हुए ये नोट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसे कैसे यूज करना है। इसी के साथ अब फेंग को सीनियर लियान लुओ के नोट्स की वजह से केओस टॉमस्टोन की पहली पेंटिंग बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है सीनियर लियान वो एरोगेंट नहीं थे, बल्कि वो हम जूनियर्स को अपने तरीके से गाइड कर रहे हैं। और अब ये सब कुछ समझ लेने के बाद लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता और ध्यान लगाते हुए कहता है मुझे इस फर्स्ट पेंटिंग को जल्द से जल्द मास्टर करना है। इसीलिए वो ध्यान लगाकर बैठ गया था, पर साथ ही साथ वो अपने माइंड में सोच रहा होता है बोलर ने स्काई ब्रिज के 2 लेवल्स का ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर वो अभी भी बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा रोंगजुन को भी यूनिवर्स किंगडम के मास्टर ने अपना डिसाइबल बना लिया है, जिसकी वजह से अब वो भी तेजी के साथ बोलन की बराबरी का होता जा रहा है। और जहां तक बात है मेरी, हालांकि सीनियर लियान लुओ के नोट्स में रेफरेंसेस हैं, लेकिन उनकी ब्लड फ्लो टेक्निक की हेल्प के बिना मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। ये कहते हुए वो उठ खड़ा होता और चलते हुए रूम से बाहर जाने लगा था, पर चलते हुए भी वो अभी भी अपने ख्यालों में खोया होता और खोया खोया ही कहता है अगर मुझे स्काई ब्रिज के फर्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे किसी और रास्ते के बारे में सोचने की जरूरत है। तभी अचानक से फेंग को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही वो चौंकते हुए अपनी लेफ्ट की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि ये तो बोलन है। ये देखकर वो काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे मालूम भी नहीं हुआ कि बोलन कब यहाँ पर आ गया। तभी वो वाता वहाँ पर आती है और उसे बताती है वो यहाँ पर काफी देर से खड़ा हुआ है और लगातार उन नोट्स को ही देखे जा रहा है। तो अब लुओ फेंग भी उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा था, पर तभी अचानक से वो रुकते हुए कुछ सोचता है और फिर बोलन की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके नजदीक जाकर कहता है बोलन तुम भी यहाँ पर सीनियर लियान लुओ के ऊपर स्टडी करने के लिए आए हो? जिस पर बोलन कहता है नहीं, लियान लुओ के नोट्स मेरे लिए सूटेबल नहीं हैं, पर जब मुझे पता चला कि उन्होंने 3000 साल तक पेशेंस रखते हुए कल्टीवेशन की है तो इसलिए मैं भी उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। जो सुनकर फेंग भी कहता है इवन वो 3000 सालों तक जीनियस बैटल में चैंपियन रहे हैं, पर उनके साथ कम्पीट करने वाले लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। जिस पर बोलन कहता है मुश्किलात का सामना करना। बोलन की ये बात सुनकर फेंग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखता है। तभी बोलन वहां से दूसरी तरफ जाते हुए कहता है दर हकीकत इस डिफिकल्टी को महसूस करना अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसके लिए दूसरों के साथ कम्पीट किया जाए। लुओ फेंग बोलन की ये बातें बहुत ही गौर से सुन रहा होता है। बोलन आगे कहता है मुझे लगता है कि लियान लुओ ने अपने बिहेवियर को दूसरों के लिए चेंज नहीं किया, बल्कि वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर पाए क्योंकि वो खुद को ही अपना राइवल समझते हैं। इसके अलावा दूसरों के साथ मुकाबला करने की बजाय खुद के साथ मुकाबला करना इस प्रॉब्लम को आसान बना देगा। बेसिकली दोस्तों बोलन यही समझाना चाहता है कि अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें दूसरों के साथ कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुद को ही अपना राइवल मानते हो तो तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। बोलन की यह बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है बोलन और लियान लुओ दोनों ही जीनियस बैटल के चैंपियंस हैं। लियान लुओ के थॉट्स को समझने की इसकी अंडरस्टैंडिंग शायद मुझसे भी ज्यादा हो सकती है। फेंग अभी ये सोच रहा था कि तभी बोलन की आवाज फिर से आती है और वो लुओ फेंग से कहता है अगर तुम खुद को इम्प्रूव करने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें सिटी से बाहर जाना चाहिए। ये कहते हुए बोलन वहां से फ्लाई करके चला गया था और फेंग तो उसे देखता ही रह जाता है, पर फिर कहता है सिटी के बाहर?
साथ ही उसे याद आता है कि मास्टर जीव जियान ने एक बार कहा था कि क्योस सिटी के 3 ट्रेजर्स हैं और इसका 3rd ट्रेजर सिटी से बाहर है। ये सोचने के बाद अब लुवो फेंग भी तेजी के साथ सिटी से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लुवो फेंग सिटी के गेट्स के पास पहुंचता है तो वहां पर बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए थे जिनके ऊपर कुछ नोट्स लिखे होते हैं। लुवो फेंग उन नोट्स को पढ़ने लगता है और उसके ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ सिटी के बाहर केओस मॉन्स्टर्स हैं। अगर तुम सिटी के बाहर जा रहे हो तो वहां पर तुम्हारा सामना केओस मॉन्स्टर्स से हो सकता है। केओस मॉन्स्टर्स का पढ़कर लुवो फेंग अपने माइंड में कहता है, ये केओस मॉन्स्टर्स तो ओरिजिनल यूनिवर्स के मिथिकल मॉन्स्टर्स हैं। अगर मैं इनके एसेंस को अपनी बॉडी के साथ इन्फ्यूज करता हूँ तो इससे मेरी यूनिवर्स ओरिजिन लॉ को समझने की अंडरस्टैंडिंग तेजी के साथ बढ़ेगी। इनके एसेंस की वजह से इन केओस मॉन्स्टर्स को 3rd ट्रेजर कहा जाता है। ये सब सोचने के बाद लुवो फेंग खुश होते हुए कहता है, तो तीसरा ट्रेजर केओस मॉन्स्टर्स हैं। जिस पर वो बाता उसे कहती है, पर तुम लास्ट सेंटेंस पढ़ना भूल गए। जिस पर जैसे ही फेंग हैरानी के साथ उस लास्ट सेंटेंस को पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ था, अगर तुम सिटी से बाहर जाते हो तो वहां पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है और वहां तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो पढ़ते हुए वो बाता भी सोचते हुए कहती है, ये तो सीधी सीधी धमकी लग रही है। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाती तभी उसे जोर जोर से झटके लगने लगते हैं और इनका सर भी बहुत जोरों से दर्द होने लगा था। लुवो फेंग और बोबाता बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहे होते हैं और तभी लुवो फेंग कहता है, ये तो रोर है, इतनी तेज रोर, लगता है ये पास वाले प्लेनेट से आ रही है। क्या ये यूनिवर्स साउंड को भी ट्रांसमिट कर सकता है? तभी फेंग को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है और वो कहता है, नहीं, ये रोर तो मेरे सोल कोर को भेद रही है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि लुवो फेंग के साथ साथ वहां पर जितने भी लोग और जितने भी वॉरियर्स मौजूद थे वो सभी अपना सर पकड़ के वहां बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। फेंग अपने सर को पकड़ते हुए खुद को संभालते हुए कहता है, एक ऐसा क्रिएचर जो इतनी ज्यादा पावरफुल रोर कर सकता है, इसकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है? तभी वो रोर आना भी बंद हो जाती है और सिटी गेट ओपन होता है जिसके अंदर से कुछ वॉरियर्स बड़ी तेजी के साथ सिटी के अंदर इंटर होते हैं। फैंग को पता चल गया था कि ये कौन है तो इसीलिए वो भी भागता हुआ तेजी से उनके पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इस केओस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की वजह से लोंग जुन की बुरी हालत हो रखी है। यहाँ लाइट वुका और रोंगजुन लुवो फेंग को केयरफुल रहने को कहते हैं। साथ ही साथ रोंगजुन उसे और भी बताता है। वो बताता है कि हमारे ज्यादातर टीममेट्स केओस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं। वुका और मैं काफी स्ट्रगल के बाद लोंगजुन को ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर से बचाकर लाने में कामयाब हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर फेंग अपने मन में बोबाता से कहता है, इस तरह की सेक्रेट ट्रेनिंग प्लेस पर यह टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स क्यों हैं? तो बोबाता उसे बताती है, क्लियरली ये वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू सभी जीनियसिस को दिया गया प्रेशर है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यहाँ पर जितने भी जीनियसिस हैं वो अपनी ट्रेनिंग में आलस ना करें। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ था, सिटी से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इवन वहाँ पर तुम अपनी जान भी गवा सकते हो। वहीं लुवो फेंग लोंगजुन की इतनी सीरियस कंडीशन देखते हुए कहता है, लोंगजुन तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, अगर मैं भी ये रिस्क लेता हूँ तो मुझे डर है कि अब इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता तभी उसे बोलन की कही हुई बात याद आती है, दूसरों से कम्पीट करने की बजाय हमें खुद से कम्पीट करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आसान हो जाती है। लुवो फेंग अभी उसकी कही हुई बात को सोच रहा होता है कि तभी लाइट वुका कहती है, लुवो फेंग सिटी के बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें हमारे आने का इंतजार करना चाहिए। जिस पर फेंग कहता है, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। जो सुनकर वबाता, लाइट वुका और रोंगजुन तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर फैंग किसी की एक भी नहीं सुनता और अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर फ्लाई करता हुआ तेजी के साथ वहां से सिटी के बाहर निकल जाता है, जबकि लाइट वुका उसे पीछे से आवाजें लगाती रह गई थी। अब फैंग सिटी से बाहर आने के बाद तेजी से फ्लाई करता हुआ जा रहा होता और साथ ही साथ कहता है, मैं खुद से ही कम्पीट करूंगा। बोलन ने सही कहा था, अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैंने पास्ट में बहुत सारी डेंजरस सिचुएशंस का सामना किया है, पर मैं कभी भी उन डेंजरस सिचुएशंस में नहीं डरा और अब भी मैं अपने आप से नहीं हारूंगा। ये कहते हुए लुवो फेंग एक प्लेनेट के नजदीक पहुंच चुका था, तभी उसे दोबारा से वही रोर सुनाई देती है, जिससे अब फेंग को यह भी कंफर्म हो गया था कि ये रोर कहाँ से आ रही है। वो उस प्लेनेट को देखते हुए कहता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये प्लेनेट तो बहुत डार्क नजर आ रहा है। तभी अचानक से फैंग को वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर एकदम से वो भी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है और अब आगे जो होने वाला था उसके बारे में तो उसने भी नहीं सोचा होगा। फैंग को उस प्लेनेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस प्लेनेट को चीर कर बाहर निकलते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये है केओस मॉन्स्टर।
वहीं हम उस केओस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलकर उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहां पर जोरदार रोर करने लगा था, जिस रोर की शॉकवेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लुबो फेंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड के ऊपर भी नहीं खड़ा रह पाता। इन शॉकवेव्स की वजह से वो भी गिर गया था, पर फिर खुद को संभालते हुए कहता है, मैं जैसे जैसे इसके नजदीक पहुंच रहा हूँ इसकी रोर्स तो और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही हैं। पर अब फेंग उससे डरता नहीं, बल्कि वो अपने आर्मर को वेयर करते हुए अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं उस मॉन्स्टर ने भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए काफी सारे मीटियोरॉइड्स को अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया था। पर इतना कम नहीं था कि इसी के साथ साथ वो लुबो फेंग को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर अपने कई सारे डार्क टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प और साइज में भी काफी ज्यादा बड़े थे। ये सभी के सभी लुबो फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए फेंग अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि ये टेंटिकल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये लुबो फेंग की डोमेन के अंदर छेद करते हुए उसके अंदर धंस चुके थे। पर क्योंकि वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स की हेल्प से लुबो फेंग को हर्ट नहीं कर सका था, इसीलिए वो अपने सभी टेंटिकल्स के साथ फेंग को अपने फेस के नजदीक ले आता है और फिर अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम बनाते हुए फेंग की डोमेन के ऊपर हिट करता है, जिसे रोक पाना फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसकी इस लेजर बीम की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये फेंग की डोमेन के अंदर क्रैक्स डालने लग गया था। फेंग अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी डोमेन को बरकरार रखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इसमें ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाता और फाइनली उसकी डोमेन टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी और वो भी तेजी के साथ पीछे धकेला गया था। तो वो मॉन्स्टर अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए लुबो फेंग को इंजर्ड करने की कोशिश करता है। फेंग ने उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, इसीलिए वो अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को एक जोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी पीछे धकेला गया था। पर फेंग की तीनों स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स उस मॉन्स्टर को जरा सा भी डैमेज नहीं कर पाई थी, जो देखते हुए फेंग कहता है, मेरी स्काई पियर्सिंग फॉर्म इस केओस मॉन्स्टर के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसके साथ फाइट करते हुए हमारी जान को खतरा क्यों होता है, ये है ही बहुत पावरफुल। फेंग की इन स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स की वजह से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो अपने हाथों से अपने पास मौजूद एक बड़े से प्लेनेट को पकड़ते हुए लुबो फेंग की तरफ थ्रो कर देता है। एक पूरे के पूरे प्लेनेट को तेजी के साथ आग बगोला होते हुए अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर लुबो फेंग काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। पर फिर भी वो इसकी हिट से खुद को बचाने में लग जाता है, पर क्योंकि इस प्लेनेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और लुबो फेंग उसके सामने छोटा सा होता है, तो वो उसके इम्पैक्ट को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुबो फेंग इस केओस मॉन्स्टर को हरा पाएगा।